जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे टीआरई 3 में या टीआरई 4 में जो बैठने वाले हैं, वो बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई में लगे भी होंगे। मेरा काम होता है नौकरी तक हमेशा आपको एज़ अ शिक्षक आपको इसके बारे में जानकारी देते भी गए, लेकिन जानकारियों के साथ आपको पढ़ाई में लगना होगा। सिलेक्शन तब मिलता है जब आपका अच्छा पकड़ होनी चाहिए, यानी अगर 150 का एग्ज़ाम होगा, आपको पता है कट ऑफ भी हाई जा रहा है। किस कारण से जा रहा है, उस पे हम बातें नहीं करेंगे। सीधे बात ज समझ लीजिए कि आपको पढ़ना होगा, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना होगा। दूसरी तरफ पेपर लीक का मुद्दा हुआ, कैंसल हुआ, तभी पता चला। अब अंदर-अंदर क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन आपको पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि कट ऑफ अब दिन पे दिन हाई हो जा रहा है। एग्ज़ाम अभी होना है नहीं, जून में अब एग्ज़ाम टल गया, जून में एग्ज़ाम होगा, जून में होगा, तो जून के बाद भी हो सकता है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए आपको पता है 1 टू 5, 6 टू 8 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को लेके सभी के लिए मेरे पास मैं आप सभी के कहने पे मैंने कमेंट में देखा था, एक प्यारे साथी ने पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा सर यूथ कॉम्पिटिशन का बुक आप पढ़ा दीजिए। तो मैं इसी के लेके आपके लिए मैंने एक बुक मँगाया, बहुत पतली सी बुक है, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक। आप भी मँगा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। आपको जहाँ से मन हो मँगा लीजिएगा। इस बुक में को मैंने जब पढ़ा है, मैंने देखा है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा आज, जीके जीएस पढ़ाऊँगा। इसमें आपको टीआरई 1 और टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन तमाम प्रश्न को इसमें आप देख सकते हैं। हम जो पढ़ाएँगे देखिए 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो, 11वीं से 12वीं हो। सामान्य अध्ययन में जितने भी प्रश्न 1 और 2 में जो पूछे हैं, उन तमाम प्रश्न को इस किताब में डाला गया है। ये किताब का आप देख सकते हैं, देखिए। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, आपके कहने पे मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ और इस किताब को मैं ख़त्म कर दूँगा। बस आपसे जुटे रहिएगा। नौकरी तक जब आप खोलते हैं तो प्लेलिस्ट में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मैं सभी डाल दूँगा। एंड टीआरई 1 और 2 में जितने भी देखिए, टीआरई 1 आपका एग्ज़ाम कब-कब हुआ है? 24/8/2023 को एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 1 का और 24/8 को फिर 26 को और टीआरई 2 का एग्ज़ाम। इन तमाम प्रश्नों के 1 से लेके 12वीं तक के जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को इस बुक में दिया गया है। तो आप जुटे रहिए, डेली आपका क्लास देंगे। आज हम आपको पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ जिससे कि आपको लगे। देखिए मैंने लिखा है बीपीएससी टीआरई 3 जीके जीएस। आपको पता है जीके जीएस आपको कितने नंबर का पूछेगा? आपको ये 40 मार्क्स का पूछेगा। 150 में से 40 मार्क्स का पूछेगा। तो 40 में 40 हम 40 में 40 क्यों नहीं पढ़ेंगे? लेकिन जीके जीएस का मतलब होता है इतिहास, भूगोल, विज्ञान अथाह है। लेकिन फिर भी प्रयास होना चाहिए। ये अच्छा होगा तो इससे आपका बूम कर जाएँगे, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो जीके जीएस को पढ़ना है, ये सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है? चलिए, और इससे पहले आपको हम बता दें, बने रहिएगा तो आपको सभी कुछ समझ में आएगा। जीके जीएस का सिलेबस क्या है? मैंने सिलेबस को भी लिख दिया है, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसमें आपको सिलेबस में पहला आता है इतिहास, इतिहास में भी आपको भारत मतलब विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास सभी पढ़ाएँगे आपको हम। दूसरा भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तीसरा जनसंख्या और नगरीकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और चौथा ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और इसी का संकलन है। और भी मार्केट में बुक है, किरण पब्लिकेशन हो, यूथ हो, प्लेटफ़ॉर्म हो, आप जिसका भी पढ़ें, मैं किसी के आप कहेंगे तो प्लेटफ़ॉर्म का भी मैं पढ़ा दूँगा। आप इसको पहले पढ़िए, ये खत्म अभी आपके पास समय है, मैं इसको खत्म करवा दूँगा। इसके बाद किरण पब्लिकेशन को फिर प्लेटफ़ॉर्म को भी खत्म करवा देंगे। रंजीत सर का है उसको भी हम पढ़ा देंगे। यानी अगर बुक है, यानी सभी में तो प्रश्न एक ही होंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो पूछा हुआ प्रश्न है, सभी किताब में तो एक होंगे। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है उसको देखना है। मान लीजिए इतिहास से प्रश्न पूछ रहा है, तो इतिहास में किस टॉपिक से पूछ रहा है, वो देखना है। अब उस टॉपिक से मिलता-जुलता यूट्यूब पे आप डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिए, कहीं से भी। लेकिन पढ़ना आपको होगा। कॉपी किताब निकालिए, सो के देख रहे हैं, इसके बाद हमको पता है स्किप करके भाग जाइएगा और सिलेक्शन कोई दूसरा लेके चला जाएगा। ये मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए एक मेरा प्रयास है छोटा-सा। इसमें आपको भी सोए हैं तो उठ के बैठना होगा, इतना आप समझ लीजिए। ये 4 हो गया, आगे भी देखिए मैं जीके जीएस का सिलेबस बता रहा हूँ 40 मार्क्स के लिए। इसके बाद 5वाँ देखिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएँगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया,
7वां हॉट प्रश्न विज्ञान से आ गया। और 8वां हो गया प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, यानी इसमें आपको बिहार स्तर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखते रहेंगे। और 9वां हो गया विविध यानी मिसलेनियस, मिलता जुलता। और 10वां हो गया गणित, सामान्य गणित और तर्क शक्ति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जीके जीएस का अगर ओवरऑल कहें, जीके जीएस, जीके जीएस में आपको 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 40 मार्क्स आपको पढ़ के ही जाना होगा, और यही आपको स्कोरिंग करेगा और अच्छे मार्क्स लाने में आपको सफलता दिलाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप बैठिएगा, क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। चलिए आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ये हमारे पास पीडीएफ है। और इस पीडीएफ को हम पढ़ा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बुक कौन सा है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, चूंकि आप ये मत कहना कि सर आप तो ये बुक पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं लेना हो तो आपको यहाँ पे हम पढ़ाते भी रहेंगे। ये बुक का कवर पेज हुआ, बहुत पतली सी बुक है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां भी लेना है आप ले लीजिएगा। चलिए शुरुआत करें। आज हम आपको पढ़ाएंगे सामान्य अध्ययन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा। बीच में प्यास लगे तो पानी रख लीजिएगा। ये सामान्य अध्ययन मैंने बोला ना, जीके जीएस। इसमें आज जो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक आपका होगा आज, आज का जो मेनली जो टॉपिक होगा, ये प्राचीन इतिहास में जो 3 सेक्शन है, मैं इसको पहले लेता हूँ। ये देखिए, ये किताबें इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको लगे कि मैं सही से मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको इतिहास, आज जो हम पढ़ाएंगे इतिहास, इतिहास में भी प्रश्न पूछे गए। और इतिहास में बस इतिहास का सेक्शन नहीं है, इतिहास में कहें तो 3 सेक्शन है। पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा हो गया मध्यकालीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास। इसमें भारत का इतिहास हो या विश्व का, सभी आ जाएगा। और चौथा हो गया आधुनिक भारत का इतिहास। इससे तो अहम प्रश्न, इसमें तो सिलेबस में भी बोला गया है कि आधुनिक से तो पूछेंगे ही, लेकिन टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ है उसमें विश्व के भूगोल से ज्यादा पूछे। तो मेरे पास सब है, सब आपको हम पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, इसको तो पढ़ना ही है, वीवीआई, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम 7 पेज का पीडीएफ है, इसको हम पढ़ाएंगे। ये आप पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज ये प्राचीन भारत का इतिहास। फिर बोल दे, ये 7 पेज, 7 पेज का पीडीएफ है। विषयांतर में बताएंगे, इसको व्याख्या करते हुए बताएंगे। और जो प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे हैं उसके प्रश्न भी आज हल हो जाएंगे। और आपको पता चल जाएगा कि प्राचीन भारत का इतिहास में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो आपको हो सकता है तो आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, तो आप पहले पढ़िए, इसके बाद कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। दिखाई देगा, मैं कैमरा पे चेक कर लूँ, बहुत बढ़िया। अभी बस लिखना नहीं है, बस आपको अभी नोट्स बनाना है। अभी नोट्स भी नहीं, बस सुनना है आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता उतने डिटेल में नहीं जाना है। जहां से प्रश्न, अब बताइए, सैंधव सभ्यता से जो प्रश्न पूछे गए हैं 69वीं बीपीएससी प्री में, बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम होता है उसमें 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा है। और बीपीएससी ही बिहार शिक्षक बहाली करवा रहा है, तो ये भी प्रश्न पढ़ के जाना है। अब संदर्भ सप्ताह से पूछा है तो हम एक प्रश्न लेंगे, और आप यूट्यूब पे संदर्भ सप्ताह से हॉट प्रश्न ये डाल के आप यूट्यूब पे पढ़ लेना। फिलहाल आप कौन प्रश्न पूछा है वो देखिए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, जानवर की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, हम पढ़ाए भी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ये प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता आया तो यूट्यूब पे डाल लेना, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से हॉट प्रश्न क्या क्या बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेना। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं, तो पहले एक प्रश्न देखिए, पढ़ाने का ये तरीका है और पढ़ने का ये तरीका है। अब यही प्रश्न पूछ देगा टीआरई 3 में या टीआरई 4 में, ये जरूरी नहीं है।
तो क्वेश्चन देखना है, आंसर बताएंगे, आंसर के साथ इसको हम पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। याद कीजिए, घोड़ा क्यों मैंने बोला? क्योंकि इसको बीपीएससी जो है घोड़ा ऑप्शन को सही मानती है, लेकिन इसके विषयांतर को पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। यहाँ तक यानी जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सैंधव कहते थे। सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थी, किंतु लोथल, सुरकोटरा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। यानी ऐसा बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी लोग थे, उसमें से किन जानवर के बारे में नहीं पता था। तो बीपीएससी तो घोड़ा को सही मान रहा है कि घोड़ा के बारे में पता नहीं था। बाद बाकी बैल, हाथी के बारे में संदर्भ के लोगों को पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में पता नहीं था। ऐसा बीपीएससी मान रही है। आंसर इसको सही मान रही है, लेकिन अब ऐसा पता चला है, ऐसा नहीं है। बैल, हाथी, घोड़ा सभी के बारे में संदर्भ लोगों को पता था। ऐसा अवशेषों से पता चला है, लेकिन नोट में यहाँ देखिए, यहाँ नोट में देखिए क्या लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। इसका उत्तर बी माना है, यानी बीपीएससी जो आयोग है, इसका सही उत्तर क्या माना है? बी। तो आपको भी घोगा याद कर लेना है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि कौन है, तो बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है क्लास? अच्छा लगेगा। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा। मैं फिर से बोल दूं, क्लास लंबा होगा, चूंकि मैं इसके शांतर में जा रहा हूं। और आप बोलेंगे सर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना इसीलिए चूंकि आपको आदत लगे। आप सो के पढ़ेंगे तब तो आप विद्वान हैं, तब तो आपको बीपीएससी शिक्षक बहाली में तो ऐसे ही पास हो गए, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं, प्लीज हमारे साथ सहयोग कीजिए। आपकी सहयोग की जरूरत इसीलिए है, चूंकि जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग में घुसेगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो और दिमाग में घुसेगा, और जब एग्जाम होगा तो वहां पे स्टक करेगा, वो बातें याद आ जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोला है। ये वैदिक सभ्यता से प्रश्न है। तो वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं यूट्यूब पे डालिएगा कि वैदिक सभ्यता से हॉट प्रश्न क्या क्या बनते हैं, तो आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये 2023 का प्रश्न है, और बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में पूछा है। ये आपको पहले भी पता था। जिस बिहार में आप रहते हैं, जिसकी राजधानी आज पटना है, इस बिहार को पहले मगध कहा जाता था, मगध। और मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो आप सभी को पता है, ये पहली राजधानी राजगृह थी। ये सभी को पता है। वही प्रश्न भी पूछा है कि पहले प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर थी। इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्यों नहीं पढ़िएगा, पढ़िए। अगर किताब वाले ने लिख के दिया है तो कुछ सोच के दिया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कहीं न कहीं से। पढ़िए एक बार। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, ये देखिए, चलिए दिखाई देगा आपको? मैं इधर चलता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये देखिए, यहाँ पढ़ते इसका ऑप्शन ए है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, साहबाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। आपको बता दें कि मगध जिस बिहार में आज रहते हैं, उसका पहले नाम क्या था? मगध। और उस मगध का मेन सिटी कौन था? तो कहिएगा पटना, गया और साहबाबाद। आगे पढ़ते हैं, बिंबिसार। आपको पता है बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार कब से कब तक शासन किया? वैसे पूछता नहीं है, आप इतना जान लें, 544 ईस्वी पूर्व से लेके 492 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने मगध पे साम्राज्य स्थापित किया और शासन किया। बिंबिसार हो या इसके बाद इसका बेटा अजात शत्रु, जिनकी शासनकाल 492 से लेके 460 ईस्वी पूर्व तक था, के समय इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह थी। यानी इसका बाप कौन? बिंबिसार, और उसका बेटा अजात शत्रु। दोनों के शासनकाल में
मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या उसी का दूसरा नाम राजगृह थी। किंतु अजातशत्रु का जो बेटा था, जिसको पितृहंता कहा जाता है, तो आप उदायीन, उदयीन कहते हैं। उदयीन जिसकी शासनकाल 460 से लेके 444 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ने राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित किया। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पहली बार मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में हुआ? पहला प्रश्न वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। तो आप बोलना उदाईन, उदयीन कहीं-कहीं लिखा हुआ है। उसने पहली बार राजगीर को राजधानी जो था उसको हटा के पाटलिपुत्र किया। उसी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर था। तो यहाँ से भी प्रश्न बना। पहला प्रश्न ये भी बन गया कि मगध का पहला राजधानी कौन था? तो राजगीर था और राजगीर को राजधानी हटा के पहली बार चेंज करके पाटलिपुत्र किसने किया? तो उदाईन ने किया। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु कालांतर में कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। यानी क्या हुआ, पहले पहले क्या हुआ कि बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी राजगीर थी, लेकिन अजातशत्रु का बेटा उदयीन ने पहली बार पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन इसके बाद शिशुनाग वंश आता है और इस वंश का जो शासक शिशुनाग था, इसने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को वैशाली बना दिया। यानी मगध की राजधानी वैशाली हो गई, लेकिन कालांतर में फिर से पाटलिपुत्र यानी उसका दूसरा नाम कुसुमपुर है या आज जो पटना है, वही राजधानी रहा और आज भी मगध का या बिहार की राजधानी पटना है। अच्छा लगा? ऐसे प्रश्न बनता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा, मगध के बारे में बोलेगा तो मगध डालिएगा, मगध साम्राज्य से मिलता-जुलता प्रश्न यूट्यूब पे डालिएगा, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएँगे। अच्छे क्लास लग रहे हैं ये बताइएगा। क्लासेस लंबा होंगे लेकिन पढ़ाएँगे बढ़िया से। याद हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखिए साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप देखिए तो सही, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। दिख रहा है क्लास? यहाँ देखिए। बौद्ध, बौद्ध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन, इसका हम अलग से क्लास लेंगे, मेरा नोट्स बन चुका है। वो नोट्स मैं आपको दिखा दूँ? मैं नोट्स बनाया हूँ, मैं दिखाता हूँ नोट्स। मेरे पास सभी किताबें हैं, कोई भी मास्टर हो, कोई भी, आप भी पढ़ते होंगे 10 किताब से, देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एडिटोरिया है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं लेते हैं या लिए हैं, एडिटोरिया भी मैंने खत्म किया हुआ है। बिहार का स्पेशल बुक है, देखिए कौन-सा है? ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का बिहार मैंने अच्छे से पढ़ा है। आप कभी मैं बुक दिखाऊँगा। तो मैंने देखिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये तो मेरा चल ही रहा है। अभी देखिए बौद्ध धर्म के बारे में मेरा क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है? कितने? ये आपका अगले क्लास में आपको हम क्लास ले लेंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म, मैं नोट्स बना चुका हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे 2-3 पेज का बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैंने नोट्स बनाया है। जैन धर्म से भी रिलेटेड नोट्स मेरा बना हुआ है। सब बोलेंगे तो अलग से हम क्लास ले लेंगे। मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, ये मैं कोई बेचता नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मन करता है पढ़ा रहे हैं, बस आप सहयोग दीजिएगा। तो जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आपके पास 1 और 2 ये क्वेश्चन है, इसके बाद पूछ देगा, उपयुक्त में से कौन-सा कथन सही है? यानी 1 और 2 में से कौन सही है? क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है पहला, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये प्रश्न है। दूसरा, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अब इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि उपयुक्त में से यानी इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? या केवल 1 सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या दिया है? डी दिया है। यानी इनमें से दोनों गलत है। अब गलत कैसे है? तो फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से बराबर प्रश्न पूछते हैं। ह्वेनसांग और फाहियान दोनों चीनी चीन के थे, इतना जान लीजिए। ह्वेनसांग, फाहियान नाम से ही लगता है फाहियान, ह्वेनसांग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए। फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। फाहियान क्या था? चीन का था और बौद्ध को मानने वाला था और क्या था? तीर्थयात्री था, यानी यात्रा करता था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। पहला बात, फाहियान कहाँ का था? चीनी यात्री था, वो भिक्षु नहीं था। ध्यान रखिएगा, वो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री, यानी वो घूमता था, इस विदेश गया, वो विदेश गया, घुमक्कर था वो। और उसने भारत किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। और कहाँ रहा? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा, 3 साल रहा और संस्कृत का अध्ययन किया। तो इस हिसाब से देखें, यहाँ देखिए आप, इस हिसाब से देखें, इस हिसाब से देखें तो पहला गलत है। कैसे भैया? यहाँ क्या लिखा है? फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। तो ये तो हर्ष के समय नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। लेकिन इसने बोल दिया हर्ष के शासनकाल में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरा के बारे में। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग फाहियान, यहाँ देखिएगा आप, 1 सेकंड। प्यास लग गई थी बोलते, देखिए आप तो बैठ के देख रहे होंगे, जब आप शिक्षक बनेंगे, जब विद्यालय में जाएँगे, तो पता चलेगा कि कितना मेहनत होता है। कुछ लोग बोलते हैं शिक्षक फालतू होते हैं, अरे शिक्षक तो पैसा उठाता है। मैं उन तमाम उचक्कों को कहना चाहूँगा, जब आप पिता बनते हैं, जब जो शादीशुदा लोग होंगे उनके पे और प्रेशर होगा कि मंथली लगे और पैसा आवे। लेकिन जब वो विद्यालय में मेहनत करते हैं तो उनके मेहनत को कोई नहीं देखते हैं। बस ये बोल जाते हैं कि विद्यालय में तो ऐसे ही बैठते होंगे और पैसा उठाते होंगे। साहब, ये बिहार है, बिहार में तो समय से पैसा भी नहीं मिलता है। और आप कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। बोलना आपका फ़र्ज़ है, जैसे पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे पता है रील्स सबको अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी युवा हूँ। लेकिन ये कुछ पढ़ा हुआ चीज़ जब एग्ज़ाम में पूछेगा और याद आएगा और आप सफल होंगे, तो हमारी बात गूंजेगा कि पृथ्वी सर कुछ बोला था। शिक्षक बन जाइए। थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत आसान। घर के पास अपने जिला, एक जिला से हट के दूसरे जिला होंगे, लेकिन बिहार में कहीं शिक्षक होंगे। दिल्ली, बम्बई तो नहीं खटना होगा, ठीक है? तो कुछ मेहनत कर लीजिए। चलिए, अब ये पढ़ते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। ह्वेनसांग क्या था? भिक्षु था। ये भी बुद्ध को मानने वाला था, बौद्धिज्म को मानने वाला था। लेकिन हायान तीर्थयात्री था, ये भिक्षु था। पहला बात यही, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए दूसरा भी गलत है। इस हिसाब से ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये तो सही है। जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान आया था, ये तो गलत बात है। ये जो ह्वेनसांग था बाबा, ये बाबा तो आए थे ह्वेनसांग किसके समय में? ये आए थे हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो ये भी गलत हो गया, इन दोनों ऑप्शन गलत है। इसीलिए यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर में से कोई सही नहीं है। तो वही बात है। तो उसने यानी ह्वेनसांग ने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में, नालंदा अपने बिहार में जो पड़ता है, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। यानी पता है बौद्ध धर्म 2 भागों में बँट गया था, हीनयान और महायान। तो इन दोनों बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, अतः कोई भी कथन सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। तब ये फाहियान और ह्वेनसांग, यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, फाहियान किसके समय में आया था? बोलिए मेरे साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था और यह पाटलिपुत्र में 3 साल रहा और संस्कृत का अध्ययन किया। लेकिन वही ह्वेनसांग, मेरे साथ बोलिए ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, याद करने का ट्रिक, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन के समय, हर्ष के शासन काल में आया और इन्होंने कश्मीर, कन्नौज, नालंदा सभी का भ्रमण किया और इसने हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई किया और इस पे इन्होंने किताब लिखा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न ले, चौथा प्रश्न देखिए साहब, अच्छा लग रहा है? क्लासेस लंबे होंगे लेकिन बढ़िया लगेगा। चैलेंज करता हूँ, इससे मिलता-जुलता पढ़ते रहिएगा आप। चौथा प्रश्न देखिए, बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब बौद्ध को मानने वाला तो होगा ही। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, इसको याद कर जाइए। तो कहाँ पे स्थित है? तो सी, अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी की जो पेंटिंग है कहाँ स्थित है? तो बोलिएगा अजंता की गुफा में। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, यूट्यूब पे मारिएगा। अजंता की गुफाएं से मिलता जुलता प्रश्न, एलोरा की गुफाएं से मिलता, आप खुद डालिए ना।
आप खुद मेहनत कीजिए, हमसे मेहनत नहीं करवाइए, आप कीजिए, इससे आपको याद होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। आप पढ़िए, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला है। ये जो पद्म पानी ये जो लिखा है, पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमल, कमल धारण करने वाला। कमल धारण करने वाले को पद्म पानी बोलते हैं। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो आप बोलिएगा अजंता की गुफा में बोधिसत्व यानी बुद्धिस्ट बुद्धिज्म के बारे में आप यूट्यूब पे मारिए कि अजंता की गुफाएँ कैसा दिखता है, आपको उसमें बुद्ध की मूर्ति दिखेगी, मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएँ, आप देखिए। तो अजंता की गुफाएँ पढ़ लिए, संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है, बोधिसत्व में पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। अब एक गुफा ये भी है, ये भी पढ़ लीजिए कहीं इससे प्रश्न पूछ दे, बादामी गुफाएँ, ये कहाँ है? बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित है। यानी बादामी कहाँ है? बादामी एक शहर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। बादामी गुफा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले, यानी कर्नाटक का एक जिला है, बागलकोट, हम भी पहली बार सुन रहे हैं। वहाँ का एक शहर है बादामी, बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है। यानी बौद्ध और जैन को जो मानने वाले हैं, उसके आधार पे बनाया गया एक मंदिर है, जिसका उसी गुफा में, बादामी गुफा। एक आता है एलोरा की गुफा है, ये भी यूट्यूब पे मारिएगा, एलोरा की गुफा है। एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियाँ हैं। तो एलोरा की गुफा भी बहुत पुराना है, ये पहाड़ को काट के रॉक कट हिंदू मंदिर यानी हिंदू का मंदिर है। ये चट्टान को काट के ये गुफा बनाया गया, कौन? एलोरा की गुफा है। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। 5वाँ देखिए, 5वाँ प्रश्न आपके लिए, 5वाँ प्रश्न क्या बोला? ये देखिए, ये आप बनाइएगा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी स्तूप क्या होता है, ये भी जानना चाहिए। बौद्ध स्तूप, चैत्य या विहार? आज जो बिहार बोल रहे हैं, बिहार, बिहार का नाम पढ़ा है मैंने। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? यहाँ बौद्ध भिक्षु थे, जो विहार करते थे, घूमते थे, उसी बिहार पे बिहार पड़ा। तो इन तीनों के बारे में क्या है? तो इसका अगला डिटेल देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ पढ़िए, ठीक है? पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। जब आप डिटेल को पढ़ते हैं, तो यहाँ से 5-6 प्रश्न बनता है। इसको मेन पढ़ना है, आंसर याद नहीं करना है, पढ़िए। आदत डलवा रहे हैं और डलवाएँगे। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी जो बौद्ध के मानने वाले थे, उस धर्म में ये 3 शब्द का चयन किया गया। किसके लिए भाई? स्तूप, चैत्य और विहार। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो विहार करते थे, घूमते थे, घूम-घूम के भिक्षाटन करते थे। तो विहार, ये 3 शब्द स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 शब्द किसमें चयन किया गया? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं, जैसे मठ, मठ विहार को माने मठ का है या विहार? मठ मतलब कहीं रहने का जगह, पढ़िए ना आप। मठ, इसी का दूसरा नाम विहार। अवशेष, इसी का दूसरा नाम स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, जिसको चैत्य बोलते थे, एवं चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है। यानी जहाँ पे बौद्ध जो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, जिस जगह पे पूजा करते थे, उसको हम क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। देखिए ना, चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है। जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। जबकि विहार क्या होता है? कि जो विहार शब्द का जो बोला गया है, तो विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, जहाँ पे बौद्ध जो बौद्ध को मानने वाले थे पहले, वो भिक्षाटन करते थे, उसके बाद वो कहीं रहते थे, ठहरते थे, सोते थे। तो जो आश्रम स्थल होता था, उसको हम बोलते थे विहार, विहार। और चैत्य का मतलब पूजा स्थल, विहार का मतलब सोने वाला जगह, रहने वाला जगह। स्तूप के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। यानी स्तूप, स्तूप शब्द का मतलब क्या? जहाँ पे बुद्धिज्म को मानने वाले जो बौद्ध जो महाविनिष्क्रमण कर चुके हैं, जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके अवशेष को बचाया जाता था।
तो कहाँ पे, कौन सा जगह पे? तो स्तूप, स्तूप, सांची का स्तूप पढ़े होंगे आप। बौद्ध मठ यानी विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा उपदेश आदि देते थे। यानी जिस मठ की बात कर रहे हैं, जिस विहार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे निवास करते थे, विहार का मतलब निवास स्थल, जहाँ पे एक गुरु जो है शिष्य को, जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं? तो डिजिटल पढ़ रहे हैं। तो उस जमाने में जो टीचर होते थे अपने शिष्य को, जो बुद्धिज्म को मानते थे, तो टीचर अपने शिष्य को पढ़ाते थे कौन जगह पे? तो मठ में। कहते नहीं ये मठ है, गाँव घर में होता है ना पूजा वूजा मठ पे, चलिए मठ पे पूजा हो रहा है, तो वही मठ का दूसरा नाम विहार होता था। वहीं पे शिक्षा दान दिया था। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाबोधि मंदिर जो है गया में, वो भी मठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। गया में आपको पता है, वहां पे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फल्गु नदी के किनारे, सबको पता है। तो ये सारी बातें थी। चलिए, अब ये प्रश्न लेते, सभी प्रश्न पूछा गया है, आप खुद देखिएगा। अब ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2, जो आपको 10 12वां महीना यानी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक बहाली, ये पेपर 3, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न, देखिए 16 महाजनपद से प्रश्न पूछा है। तो 16 महाजनपद आप यूट्यूब पर डाल के पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप ये प्रश्न क्या पूछा है इसको आप देखिए, है ना। चलिए, मगध, मगध एवं अंग, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मान लीजिए हमें नहीं पता है, अब वाकई में हमें नहीं पता, मान लीजिए इतना तो पता है, पटना, मगध जो आज बिहार है, पटना, वो कहाँ बसा हुआ है? गंगा, बीचों बीच गंगा बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये गंगा बिहार को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो मगध के बारे में पूछ रहा है, मगध एवं अंग ये कहाँ बसा हुआ था? तो इसके बारे में पढ़िए। मगध जो है मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। मध्य गंगा का मैदान, इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यानी मध्य गंगा का मैदान कृषि, यानी कृषि उपजाऊ है, यानी यहाँ खेती बाड़ी ज्यादा होता है। तो प्रश्न क्या पूछा? मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य गंगा, मध्य गंगा का मैदानी भाग ये अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मौग से प्रश्न लीजिए साहब, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, आप बस 3 4 क्वेश्चन ले लीजिएगा। 7वां, तो मौग से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आप इसको यूट्यूब पर डाल के पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप देख लीजिए, ये आपको बीपीएससी स्कूल टीचर यानी बीपीएससी टीआरई सेकंड में, यानी सेकंड पेपर 2 शिफ्ट 6ठी से 8वीं वाले में, ये 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, कौटिल्य यानी जिसका दूसरा नाम चाणक्य है ना, तक्षशिला के प्रोफेसर थे। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही बनाया था। पढ़िए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो तक्षशिला में, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था। तो तक्षशिला के सबसे बड़े प्रोफेसर, प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर कहें तो कौटिल्य थे। और ये कौन विषय पढ़ाते थे? तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, यहाँ से भी पूछ सकता है। यानी जो चाणक्य थे उसका दूसरा नाम कौटिल्य, ये कौन विषय पढ़ाते थे? तो बोलिएगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। और ये कौन से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यानी हेडमास्टर थे, प्रधानाध्यापक थे? आप बोलना तक्षशिला। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक प्रश्न है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे यानी फिलोसफर थे, और राजनीतिक सलाहकार थे। यह प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, यानी प्रधानाध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। तो तक्षशिला के बारे में ज्यादा जानना है तो यूट्यूब पर डालिएगा। चाणक्य के बारे में डालिए, डालना है तो उसके बारे में यूट्यूब पर डालिए। यानी प्रश्न जहां से पूछ रहा है उसके बारे में यूट्यूब से शोध कीजिए आप, तो ज्यादा आपके दिमाग में घुसेगा, और घुसेगा तो एग्जाम में बनाएंगे, सफल होंगे। यानी यही प्रश्न पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। अब तक्षशिला आया तो तक्षशिला से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसके बारे में आप पढ़िए, यूट्यूब पे डालिए तक्षशिला से मिलता जुलता प्रश्न क्या क्या बनता है। अब ये देखिए, छठा प्रश्न क्या है, 8वां, ये आप इसको याद कर जाइएगा तो ठीक रहेगा। कहाँ है ये?
चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए अब ये प्रश्न लेते हैं। अब गुप्त काल से प्रश्न है जो आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है। यानी बीपीएससी जो एग्जाम करवाता है, तो बीपीएससी जो एग्जाम करवाया, तो बीपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है उसको बना डालिए। यानी बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न पूछेगा, ये जरूरी नहीं है, इतना आप जान लीजिए। बीपीएससी जिस एग्जाम को करवाता है, तो यानी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न को आप जीके जीएस का बना डालिए। ये भी आपको पूछा हुआ बीपीएससी में। 69वीं बीपीएससी में क्या प्रश्न है? चीनी सोर्स के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, श्रीलंका में एक राजा हुआ करते थे, मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? यानी वो चाहते थे, श्रीलंका के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मेघवर्मन, और वो भी बुद्ध को मानने वाले थे, और वो चाहते थे इंडिया में, खासकर बिहार के गया में एक हम बौद्ध मंदिर बनावे। तो उन्होंने एक अपने दूत को भेजा, किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय समुद्रगुप्त, या इनमें से कौन? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में उन्होंने एक मिशनरी को भेजा, यानी अपने दूत को भेजा कि हम चाहते हैं कि गया में बौद्ध मंदिर बनावे। चलिए इसका हम विषयांतर देखते हैं। यहाँ देखिए, पढ़ लिए, ये पढ़िए साहब, यहाँ पढ़िए जो मैंने बोला है। चीनी सोर्स के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। याद हो गया। अब एक आते हैं विविध से प्रश्न, और यहाँ यानी मिसलेनियस से भी प्रश्न पूछे हैं, यानी बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ है। नवा प्रश्न देखिए क्या बोलता है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार, यानी राजनीति जो जानकार होते हैं, राजनीति का प्रथम बुक, उस बुक का नाम है नीति सार। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है कामंदक के द्वारा। यानी राजनीति की पहला बुक जो नीति सार है, ये किसने लिखा? तो सही जवाब है कामंदक। कामंदक याद कर लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। राजनीतिक की प्रारंभिक जो पुस्तक है नीति सार के लेखक कामंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। यानी इस पुस्तक पुस्तक का नाम नीति सार। किसने लिखा? कामंदक ने लिखा। और यह किस पे आधारित है? तो ये कौटिल्य कौटिल्य यानी चाणक्य जो थे, उन्हीं पे आधारित, क्योंकि वो भी राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के मतलब विद्वान थे, प्रोफेसर थे। तो उसी के आधार पे इन्होंने भी ये बुक को लिखा। हाँ, चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा साहब क्या बोलता है। ये भी प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। ये भी शिक्षक में पूछ सकता है। यानी आपको एक साइड ये सूची दे दिया और एक साइड ये सूची दे दिया, और आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। यानी जैसे चरक, आपको पता है चरक का संबंध किससे था? आपको बोल रहा था, आपको पता है चरक का संबंध चिकित्सा से था। चिकित्सा यानी मेडिकल साइंसेस, उस जमाने में सबसे बड़े डॉक्टर चरक हुआ करते थे। तो आप देखिए, तो चरक ए है। ए का सही जवाब क्या है? बी। इसमें देखिए ए का सही जवाब बी, ए का दो, तो ए का दो यहाँ मिल रहा है, ये सही है। ए का एक, यानी ये गलत है। ये भी ए का तीन, ये भी गलत है। ये भी गलत है। यानी इसका सही जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि चरक का संबंध, यानी ये साइंस मेडिकल यानी प्रोफेसर थे मेडिकल विज्ञान के उस जमाने में, तो ये चिकित्सा संबंधी थे, सही जवाब। और ब्रह्मगुप्त, ये जो ब्रह्मगुप्त है, ये गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे, ब्रह्मगुप्त। तो देखिए बी का सही जवाब एक है, तो बी का एक सही है। इसके बाद यहाँ देखिए वाघ, इसको मिटाते हैं पहले। और ये वगा ही मीर, ये किससे संबंधित थे? तो बोलिएगा ये ज्योतिष थे। ठीक है, इसके बाद बच गया ये विशाखा दत्त, ये नाटककार थे। विशाखा दत्त क्या थे? नाटककार। यानी कहे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ए चरक का संबंध दो से है। फिर बी ब्रह्मगुप्त का संबंध एक सही है। सी का चार, यानी इसका संबंध ज्योतिष, वराह मिहिर क्या थे? एक ज्योतिष थे। और विशाखा दत्त नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। सही है। चलिए क्लासेस कितने लंबा हो गया? ये लगभग 40 मिनट का हो गया है। ठीक लग रहा है? आप इसको नीचे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये चरक थे, ये चिकित्सा विज्ञान
के महान थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वराहमिहिर क्या थे? ज्योतिष थे और विशाखा दत्त ये एक नाटककार थे। ये भी प्रश्न आपका पूछ सकता है। लास्ट प्रश्न लीजिए आज का। 11वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है? ये आपको शिक्षक बहाली में पूछा हुआ प्रश्न है। ये शिफ्ट 2 में पेपर 2 यानी छठी से 8वीं यानी बीपीएससी टीआरई 2 में ये प्रश्न पूछा है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये प्रश्न पूछा है, तो इससे मिलता-जुलता प्रश्न क्या बन सकते हैं ये देखिए। ऐतिहासिक ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी दक्षिण की बात कर रहा है, यानी भारत जो है इसके नक्शा में दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की बात कर रहा है। तो पहले इसको पढ़िए। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे, यानी डी इसका सही जवाब है। यानी जो दक्षिणापथ है, यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, ये भी सही है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी, ये भी सही है। और दक्षिण में कृष्णा नदी, कावेरी नदी तो बहती ही है। और तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी तक, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी क्लासेस कैसा लगा ये कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है। आज मैंने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया, कल आपको हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। उसका मैं ट्रेलर आपको दिखा दूं, उसका आप ट्रेलर देख ले तो अच्छा होगा। ये देखिए, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास आपका चालू होता है। यहाँ देख लीजिए, कल की क्लास ये आपकी होंगी मध्यकालीन इतिहास, यानी मध्यकालीन इतिहास आपको हम कल पढ़ा देंगे। आप बने रहिएगा और बाद बाकी हम क्लासेस डालते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो ही देखिएगा, अदरवाइज आप रील्स देखिए, इंस्टाग्राम है, समय बीतता चला जाएगा। आपके पास 2 महीना का समय मिला है, तो आप पढ़िए, बस पढ़ाई कीजिए साहब। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से जो भी प्रश्न बनते हैं, एक बस तो दिल्ली सल्तनत को आप पढ़ डालिएगा। हो सके तो आज तुगलक वंश को भी पढ़ डालिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। तो इससे लगभग 50 प्रश्न बनेंगे। तुगलक वंश से 50 प्रश्न बनेंगे। अब उसमें से एक प्रश्न पूछ दिया, तो क्या दिक्कत है? सभी का बन जाएगा। बस हिम्मत मत हारना, जो बीत गया सो बीत गया। अभी आप स्ट्रगल कीजिए, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।